नमस्कार, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी का मेजरमेंट ऑफ मटेरियल चैप्टर जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या है, हम जो भी कंक्रीट कार्य करते समय जो भी सामान यूज करेंगे उनका हम मेजरमेंट किस में करते हैं, उस चीज़ का हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पदार्थों का मापन। तो नंबर फर्स्ट, कंक्रीट के लिए क्या ज़रूरी है? सीमेंट। तो सीमेंट में क्या है, सीमेंट का मापन कैसे करेंगे, कैसे इसका यूज करेंगे, देखते हैं। सीमेंट का मापन भार वेट में किया जाता है और आयतन वॉल्यूम में सीमेंट का मापन नहीं किया जाता। देखो, जो हम सीमेंट यूज करते हैं कंक्रीट कार्य करते समय वो भार में लिया जाता है, वेट नापते हैं उसका, तब उसका हम यूज करते हैं। वॉल्यूम में उसका यूज नहीं करते हैं, क्योंकि सीमेंट का आयतन स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। ठीक है, जो स्थितियां हैं, स्थितियां क्या है, सर्दी, गर्मी, बरसात। हमारे देश में 3 तरह की ऋतुएं हैं मुख्यतः, और इसमें क्या रहता है, गर्मी के अनुसार इसमें विस्तार और सिकुड़न सर्दियों में, तो ये सीमेंट के गुण हैं। तो इस तरीके से जो इसमें लिखा है, सीमेंट का आयतन स्थितियों के अनुसार बदलता रहता है, इसका यही मतलब है कि सर्दी, गर्मी और नमी में किस तरीके से सीमेंट का वॉल्यूम चेंज होता है, ये हम लोग सभी लोग जानते ही हैं। तो सीमेंट की एक बोरी में 50 केजी सीमेंट होता है। एक बोरी सीमेंट का आयतन 34.5 से 35 लीटर में मापा जाता है। ठीक है, आयतन मापने की बात तो हमने बता दी, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी सीमेंट का हम यूज करेंगे कहीं ना कहीं, तो हम उसको वेट में नापेंगे। वेट, सीमेंट किस में नापेंगे? वेट में, है ना। और वॉल्यूम इसका जान लीजिए आप, 34.5 से 35 लीटर पर बोरी। और एक बोरी में कितना सीमेंट होता है? एक बोरी में होता है 50 केजी सीमेंट। ठीक है, तो 50 केजी सीमेंट एक बोरी में हो गया। अब हम देखते हैं महीन मिलावा। महीन मिलावा फाइन एग्रीगेट किस में नापेंगे? देखो, बालू के आयतन में नमी के कारण, बालू के आयतन में नमी के कारण आयतन में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, जो बालू है जब भी हम उसको नमी की स्थितियों में लाएंगे, नमी की स्थिति मतलब नमी उसको प्रदान करेंगे, कहीं नमी वाले स्थान पर रख देंगे, तो उसमें क्या है, उसके आयतन में वृद्धि हो जाएगी। जिस घटना को बल्किंग ऑफ सैंड या बालू का विस्तार कहा जाता है, तो यही घटना हमारी बल्किंग ऑफ सैंड कहलाती है। ठीक है, यह सूक्ष्मता के साथ बढ़ता है और बालू के आयतन को अपनी आयतन में कितनी वृद्धि होती है, यह बालू की ग्रेड पर निर्भर करता है। देखिए, अलग अलग प्रकार की बालू होती है, नदियों से निकाली जाती है, नालों से निकाली जाती है, और बालू हमारे रेगिस्तान में पाई जाती है। तो अलग अलग टाइप की बालू होती है और उसका अलग अलग सूक्ष्मता जो होती है अलग अलग होती है। सूक्ष्मता मतलब उसकी कितनी, उसकी फाइननेस है उसकी, उस हिसाब से, और उसी हिसाब से इसका विस्तार होता है। ठीक है, यह विस्तार सभी बालू के भार के 4% नमी पर अधिकतम होता है। देखो, जो बालू है, सभी प्रकार की जो बालू है उस पर टेस्टिंग के बाद बताया गया है कि जो ये विस्तार होगा कितनी नमी पर सबसे अधिकतम होगा। तो सबसे अधिकतम जो विस्तार होगा वो होगा हमारा 4% नमी। 4% नमी पर विस्तार बालू का सबसे अधिक होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि बालू को कितनी नमी पर सबसे अधिक विस्तार होता है बालू का, तो आप बताइए 4% पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग देख लेते हैं बल्किंग, है ना। ये काट दिया जाएगा, यहाँ से सही है। परसेंटेज बल्किंग इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर हम बल्किंग का परसेंटेज निकालेंगे तो ये फार्मूला हमारे पास है, इंक्रीज इन वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितनी वृद्धि हुई, और ओरिजिनल वॉल्यूम जो उसका पहले शुष्क अवस्था में वॉल्यूम था और ये नमी अवस्था में। तो इसका फार्मूला हो गया W1 माइनस W2 अपॉन W2। तो ये हो जाएगा बल्किंग सैंड के निकाल लेंगे। ठीक है, ये थी सिर्फ बल्किंग। परसेंटेज बल्किंग क्या, इंक्रीज इन वॉल्यूम अपॉन
ओरिजिनल वॉल्यूम, तो W1 माइनस W2 अपॉन W2 इंटू 100। तो यहाँ पर हम निकाल लेंगे परसेंटेज बल्किंग। और बल्किंग फैक्टर क्या है? बल्किंग फैक्टर होता है W1 अपॉन W2। अब हमने ये तीनों फार्मूलों में W1 और W2 यूज किया है, इसको भी देखते हैं। W1 क्या है? W1 है हमारा 1 घन मीटर सहनित सूखी बालू का भार। सहनित मतलब यह इसमें पूरी तरीके से शुष्क वाटर है। सहनित मतलब सहनित कोई चीज़ करी जाती है तो उससे वाटर को निकाल देना होता है, तो ये सूखी बालू का भार होगा। और W2 क्या है? 1 घन मीटर सूखी बालू का भार जिसमें नमी उपस्थित है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, यही सूखी बालू जब इसमें नमी आ गई तो उसका भार हो गया W2। नमी के कारण जो वृद्धि हुई तो ये हो गया W1 और W2, आप समझ गए होंगे। ठीक है, और अगला क्या है, अब हम पढ़ेंगे मोटा मिलावा। कोर्स एग्रीगेट, मोटे मिलावे को बड़े पैमाने पर भार वेट में नापा जाता है। ठीक है, किस में नापा जाएगा? वेट में। तो मोटा मिलावा हमारा वेट में नापा जाएगा। फिर वाटर किस में नापेंगे? सामान्यतः जल को आयतन में मापा जाता है। देखो, वाटर को कंक्रीट कार्य करते समय आयतन में मापा जाएगा। अब हमारे पास एडमिक्सचर क्या है? सम्मिश्रण। इसको समझते हैं। किसी निश्चित गुण को कंक्रीट में बढ़ाने के लिए, किसी निश्चित गुण को कंक्रीट में बढ़ाने के लिए कंक्रीट के किसी अवयव, क्या यहाँ पर किसी अवयव में वृद्धि करने के लिए जो भी हम पदार्थ मिलाएंगे उसको हम एडमिक्सचर कहते हैं। ठीक है, करने के लिए जो पदार्थ मिलाएंगे। देखो यहाँ पर क्या है, किसी गुण, कंक्रीट के किसी गुण जैसे सामर्थ्य, दृढ़ता, सुकार्यता, जल प्रतिरोधकता और आदि। तो ये देखो क्या है, सामर्थ्य, सुकार्यता, दृढ़ता, जल प्रतिरोधकता। ठीक है, को अच्छा या बढ़ाने के लिए इसमें कुछ घटक मिलाए जाते हैं। ठीक है, सम्मिश्रण कहलाते हैं। देखो पहला तो ये है कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको मिलाने से C2S, C3S इनकी मात्रा को कम ज़्यादा कर लिया जाता है। और कुछ डायरेक्ट ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको जिनको मिलाने से वो गुण आ जाते हैं। जैसे को अच्छा बढ़ाने के लिए इनमें घटक मिलाए जाते हैं, सम्मिश्रण कहलाते हैं। तो वो जो पदार्थ होते हैं जैसे CaCl2 है ना, ये इफेक्ट डालती है किस पर? उसके सेटिंग टाइम पर इफेक्ट डालेगी। तो इस तरीके के कुछ एडमिक्सचर होते हैं। तो ये एडमिक्सचर देखिए, कॉमनली यूज्ड एडमिक्सचर जो है वो ये रहे हमारे पास। एलम मिलाया जाएगा, Al2SO4 मिलाया जाएगा, BaO और बिटुमेन ये देखिए CaCl2 दिया गया है, कैल्शियम क्लोराइड, कोल एश और कॉमन साल्ट, लाइम, आयरन ऑक्साइड, मिनरल और KCl और ये टार प्रोडक्ट और ZnCl2 और वोल्केनिक एसिड्स। तो ये सारी चीज़ें हैं किस अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टीज को बढ़ाने के लिए मिलाई जाती हैं। ठीक है, तो इनको विस्तार से किसी दिन पढ़ेंगे कि एलम और CaCl2 इन सब का क्या काम है। अभी आप इतना ही जान लीजिए। और अगला देखिए क्या है, कंक्रीट तैयार कैसे करेंगे। कंक्रीट तैयार करना, सबसे पहले हम इसे जानना चाहिए कि कंक्रीट कैसे तैयार होते हैं। कंक्रीट तैयार करने की दो विधियां हैं। ठीक है, कौन सी? एक हस्त विधि और दूसरी मशीन मिश्रण विधि। इंग्लिश में कहते हैं हस्त विधि को हैंड मिक्सिंग मेथड, और इंग्लिश में सेकेंड विधि क्या है? मशीन मिक्सिंग विधि मेथड। ठीक है, तो इसका हस्त विधि किस तरीके से हस्त विधि का हम उपयोग करते हैं उसको देखते हैं। हस्त विधि में क्या किया जाएगा? जब कंक्रीट कम मात्रा में तैयार करनी हो, कम मात्रा में जब तैयार करनी हो तो हस्त मिश्रण विधि अपनानी चाहिए। ठीक है, कम मात्रा में जब तैयार करनी हो तभी हस्त मिश्रण विधि का उपयोग करना चाहिए। कंक्रीट जैसे पक्के स्थान पर मिलानी चाहिए। जब भी हम कंक्रीट का कार्य करेंगे तो एक पक्का स्थान होना चाहिए जो पानी को ना सोखे। ठीक है, पानी को ना सोखे, नहीं तो हमारा सारा सिस्टम बदल जाएगा। जल वाटर सीमेंट रेशियो है ना,
क्योंकि उसमें से जो सोखने वाला स्थान होगा वो वाटर सोख लेगा और ये रेशियो बिगड़ जाएगा। सर्वप्रथम महीन मिलावे तथा सीमेंट को लेकर सूखे ही फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाता है। देखो, अगर हम हैंड मिक्सिंग करेंगे तो उसके इस तरीके से करना चाहिए। महीन मिलावे को सीमेंट को लेकर सूखे ही फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाए। पहले महीन मिलावा और सीमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से फावड़े से मिला लिया जाता है। अब इसके ऊपर मोटा मिलावट डालकर, ठीक, अब इसके ऊपर हमें मोटा मिलावट डालना होगा। पुनः फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाएगा। फिर अब इस जल सीमेंट अनुपात के अनुसार पानी डालकर फावड़े से अच्छी तरह मिलाया जाता है जब तक कंक्रीट का सुकर मिश्रण, सुकर मतलब सुकार्यता, सुकर मिश्रण का मतलब है कि हम उसको जिस रूप में ढालना चाहें आराम से ढल जाए, तैयार ना हो जाए। फिर इसमें क्या लिखा है, हस्त मिश्रण विधि में 10% अधिक सीमेंट प्रयोग की जानी चाहिए। देखो, जो हस्त मिश्रण विधि होती है उसमें 10%, 10% अधिक सीमेंट प्रयोग की जानी चाहिए, क्योंकि मशीन मिश्रण की तुलना में हाथ से मिलाने तथा कुटाई, कुटाई मतलब कंपैक्शन करने से कम दक्षता आ पाती है। ठीक है, कंपैक्शन करने में कम दक्षता आ पाती है। ठीक है, इसका मतलब जब भी हम हैंड मिक्सिंग करेंगे तो उसमें 10% सीमेंट अधिक मिलाएंगे। और मशीन मिश्रण विधि क्या है? मशीन मिश्रण विधि में मध्यम व बड़े बड़े निर्माण कार्यों तथा उत्तम क्वालिटी की कंक्रीट के लिए मिश्रक, मिश्रक जानते ही होंगे आप लोग, द्वारा कंक्रीट तैयार की जाती है। मिश्रक में कंक्रीट तब तक मिलाते रहना चाहिए जब तक यह रंग समान रंग व संगतता की दिखाई पड़ने लगे। देखो, जब भी हम कंक्रीट का मिश्रण मिलाएंगे मिक्सर में, तो जब वो एक तरीके का पूरा मिक्सर दिखने लगे, है ना, उसकी सघनता भी एक तरीके से दिखने लगे, तब हम उसको यूज में लाएंगे। और मिश्रक में न्यूनतम 2 मिनट तक कंक्रीट को मिलाना ही चाहिए। मिश्रक में कम से कम 2 मिनट तो देना ही चाहिए, ज़्यादा हो जाए वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 मिनट कम से कम इसको घुमाना चाहिए मिश्रक को। और कंक्रीट डालना, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अब कैसे करेंगे? देखो, कंक्रीट तैयार करने के पश्चात इसको आधे घंटे के निर्माण स्थल पर ले जाकर डाल देना चाहिए। ठीक है, आधे घंटे के अंदर क्यों डाल लेना चाहिए? क्योंकि इनिशियल सेटिंग टाइम जो सीमेंट का है वो 30 मिनट है, इसीलिए यहाँ पर आधा घंटा लिखा है। ठीक है, तथा इसकी कुटाई पूर्ण कर लेनी चाहिए। ठीक है, कुटाई मतलब हिंदी में कुटाई कहते हैं और इंग्लिश में कंपैक्शन, क्योंकि 30 मिनट के बाद इसका अंतिम पकन शुरू हो जाता है। 30 मिनट के बाद ये फाइनल सेटिंग की स्टेज इसकी शुरू हो जाती है और 10 घंटे के पश्चात कंक्रीट पूरी तरह सेट हो जाता है। तो फाइनल सेटिंग टाइम इसका 10 घंटे होता है सीमेंट का। ठीक है, अगर इनिशियल सेटिंग टाइम कोई पूछ दे तो 30 मिनट और फाइनल सेटिंग टाइम कोई पूछे तो 10 घंटे। ठीक है, कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ऐसा करने से मोटा मिलावा बिखर जाता है और कंक्रीट का पृथक्कीकरण हो जाता है, सेग्रीगेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, सेग्रीगेशन का क्या है? यह 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से अगर हम फेंकेंगे तो कंक्रीट अलग हो जाएगा और सीमेंट और मैन मिलावा अलग हो जाएगा। कंक्रीट का मतलब मोटा मिलावा अलग हो जाएगा और मैन मिलावा अलग हो जाएगा, बस बेकार हो जाएगी कंक्रीट। इस कंक्रीट को 1.5 मीटर से अधिक ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है, हो गया अपना। अब देखते हैं कंक्रीट के लिए फर्माबंदी। अब ये फर्माबंदी के बारे में जान लेते हैं। अगर हमें एक सिविल इंजीनियर का कार्य कराना है तो फर्माबंदी तो यूज होगी, और उसके बारे में देखो कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। गीली कंक्रीट को वांछित आकार डालने या ढालने के लिए तथा इधर उधर फैलने से रोकने के लिए इसे अस्थायी तौर पर सहारे की आवश्यकता होती है। यह सहारा लकड़ी तथा लोहे का ढूला एवं तख्ता बंदी करके किया जाता है। अब कंक्रीट हमें किसी भी रूप में ढालनी है तो हमने उसको सुकर तो बना ही लिया था, अब हमें जिस रूप में ढालनी है उसी रूप की हमें फर्माबंदी लगानी पड़ती है, और जिससे कि इधर उधर ना फैले, है ना। अगर हम
फार्माबंदी का यूज नहीं करेंगे तो हम मनचाहे तरीके की, अपने जिस मन से हम चाह रहे हैं कि इस तरीके की हमें कंक्रीट का स्ट्रक्चर मिल जाए, तो वो हमें नहीं मिल सकता है। तो शटरिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाती है हमारे कंक्रीट स्ट्रक्चर को प्राप्त करने के लिए। फिर क्या है दूसरा पॉइंट देखो, कंक्रीट डालने से पहले फार्माबंदी की भीतरी सतह साफ कर लेनी चाहिए तथा इसकी तली एवं साइडों पर ग्रीस तेल लगा देनी चाहिए ताकि गीली कंक्रीट इससे चिपक ना जाए। अब देखो, जब कंक्रीट के लिए हम फार्माबंदी जो भी लाएंगे तो उसको हमें चेक कर लेना चाहिए सबसे पहले कि वो फार्माबंदी दृढ़ है, मजबूत है या नहीं, है ना। और उसकी जो सतह है वो समतल है या नहीं, खुरदरी कहीं ज़्यादा फार्माबंदी टेढ़ी तो नहीं है। इस तरीके की हमें फार्माबंदी की जांच कर लेनी चाहिए। और फिर उसकी साफ़ सफाई जब भी हम यूज करेंगे तो जो भी सतह हमें कंक्रीट की सतह से लगी हुई लगानी पड़ेगी तो उस पर क्या करेंगे, हम साफ़ सफाई करने के बाद उस पर तेल या ग्रीस लगा देंगे, जिससे क्या रहेगा कि कंक्रीट उसमें चिपकेगी नहीं फार्माबंदी में। और फार्माबंदी में नहीं चिपकने का क्या मतलब है, हम जब उसको हटाएंगे तो बहुत ही आसानी से अलग हो जाएगी और फार्मा भी हमारे बिल्कुल सही शेप निकल आएंगे। नहीं तो अगर लकड़ी का फर्मा हुआ उसमें कंक्रीट चिपक जाएगी, फिर निकालेंगे तो वो छूटेगी नहीं, टूट जाएगा फर्मा, बेकार हो जाएगा। तो ये इसके लाभ हैं ग्रीस और तेल लगाने के। और फार्माबंदी हटाते समय बड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए और इससे धीरे धीरे हटाना चाहिए, ठीक है। फार्माबंदी के लिए सावधानियां बरतनी चाहिए और उचित समय पर ही हमें निकालना चाहिए। अब देखिए क्या है, कंक्रीट की कुटाई, कंपैक्शन ऑफ कंक्रीट। अब हमने किसी स्ट्रक्चर को ढाल तो दिया है, ढालेंगे मतलब कंक्रीट का अभी चल ही रहा है, तो हमें अब उसका कंपैक्शन भी करना पड़ेगा, उसमें वायु रहेगी, उसको कैसे निकालेंगे। निर्माण स्थल पर डालने के बाद कंक्रीट की कुटाई की जाती है जिससे इसमें उपस्थित वायु के बुलबुले बाहर निकल जाए और कंक्रीट ठोस पिंड बन जाए। नंबर फर्स्ट क्या है, नोट देखिए, कुटाई करने से कंक्रीट स्थिर, ठोस, अपारगम तथा सामर्थ्यवान हो जाती है। देखिए, जब भी हम कंक्रीट का निर्माण करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में बनी रहती है क्या, वायु फंस जाती है कंक्रीट के मसाले का जो होता है, गिट्टी मसाले में के अंदर। तो जब हम इसको ऐसे ढाल देंगे, इसका कंपैक्शन नहीं करेंगे तो वो वायु जब भी निकलेगी तो वहाँ पे चिटक जाएगा। कहीं वायु का प्रेशर तो होता है, निकल तो जाएगी कहीं ना कहीं से, उसमें रंध्र बन जाएंगे जिससे कि कमज़ोर हो जाती है क्या, हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो उससे बचने के लिए हम करते हैं कंपैक्शन। तो कंक्रीट की कुटाई तब तक की जाती है जब तक कि कंक्रीट मिश्रण की क्रीम ऊपर सतह पर आने शुरू ना हो जाए। क्रीम क्या, कंक्रीट की जो भी कुटाई करता है तो क्रीम क्रीम वायु के साथ जो निकलेगी ऊपर, वही उसको क्रीम दिखाई पड़ेगी। वही जब दिखने शुरू हो जाए तब तक हमें कंक्रीट का कंपैक्शन करना चाहिए। अधिक कुटाई करने पर कंक्रीट का पृथक्कीकरण हो जाता है, ठीक है। अधिक कुटाई करने पर कंक्रीट का पृथक्कीकरण हो जाता है, अधिक कुटाई भी नहीं करना चाहिए जिससे सेग्रीगेशन हो जाए। जबकि अधूरी कुटाई पर कंक्रीट में वायु फंसी रह जाती है। अब इसके देखो क्या है, कंक्रीट की 95% कुटाई करने पर 70% सामर्थ्य प्राप्त होती है। ये चीज़ याद रखना, कंक्रीट की 95% 95% कुटाई करने पर 70% सामर्थ्य प्राप्त होती है, और जबकि 85% तक कुटाई करने पर केवल 10% सामर्थ्य प्राप्त होगी। ये चीज़ें 10 से 20%, ठीक है। तो कितना अंतर है सामर्थ्य में। तो इसको हम क्या करेंगे, जब भी हम कंक्रीट कार्य करवाएं तो उसमें कंपैक्शन का विशेष ध्यान रखा जाए। और अब देखो टाइप ऑफ कंपैक्शन, कंपैक्शन की बहुत सारी विधियां हैं। तो कौन कौन सी विधियां हैं टाइप ऑफ कंपैक्शन की, देख लेते हैं। टाइप ऑफ कंपैक्शन, कंक्रीट की कुटाई दो प्रकार से की जाती है, हस्त कुटाई हैंड कंपैक्शन और यांत्रिक कुटाई मैकेनिकल कंपैक्शन। कंक्रीट की
हस्त कुटाई करने के लिए छड़ों, राड्स, दुर्मुट, रैमर अथवा टेम्परों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दुर्मुट सभी लोग जानते ही होंगे, छड़ें सभी लोग जानते ही होंगे, रॉड्स, टेम्पर भी सभी लोग जानते ही होंगे। तो इन्हीं सब का हम यूज करते हैं। स्तंभों की स्तंभ कॉलम की कुटाई कंपेक्शन कैसे करेंगे? छड़ों द्वारा करेंगे, है ना। कॉलम का जो कुटाई करेंगे वो छड़ों द्वारा किए जाते हैं। उसमें दुर्मुट चलाना कठिन होता है। और अगला पॉइंट क्या है? कंक्रीट की यांत्रिक कुटाई करने के लिए यांत्रिक कंपक प्रयोग करे जाते हैं। आजकल वाइब्रेटर आते हैं 2-4 प्रकार के, है ना, तो उनका प्रयोग कर लिया जाता है। यांत्रिक कंपक मोटर अथवा संपीड़ित वायु से चलाते हैं। जो यांत्रिक कंपक हमारे वाइब्रेटर होते हैं वो चलते हैं संपीड़ित वायु से चलाते हैं और गीली कंक्रीट में कंपन उत्पन्न करते हैं, जिससे कंक्रीट में फंसी वायु एयर बाहर निकल जाती है और यह स्थिर हो जाती है। ठीक है, ये होते हैं हमारे। और जब कंक्रीट की बाह्य कंपक से कुटाई करनी हो तब फर्माबंदी दृढ़ होनी चाहिए। बाह्य कंपक से जब भी हम कुटाई करेंगे तो फर्माबंदी मजबूत तो होनी ही चाहिए, तो कॉमन पॉइंट था। अब देखिए क्या है, कंक्रीट की तराई। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा, कंक्रीट की तराई, क्योरिंग ऑफ कंक्रीट। स्थिर सेट हुई कंक्रीट पर कुछ अवधि तक पानी छिड़कते रहना तथा इसे नम बनाए रखने की क्रिया को कंक्रीट की तराई कहते हैं। अब क्यूरिंग की कोई परिभाषा पूछे या एक तरीके से कहे डिफाइन करो तो आप बता सकते हैं कि स्थिर सेट हुई कंक्रीट पर कुछ अवधि तक, मतलब कुछ अवधि तक 7-8 दिन जो भी हो, पानी छिड़कते रहना, इसे नम बनाए रखने की क्रिया को कंक्रीट कहते हैं। अब इसका क्या है, तराई काल के समय, तराई काल समय क्या है, कोई भी स्ट्रक्चर है कम से कम 7 दिन तो उस पर तराई होनी चाहिए। सीमेंट अपनी रासायनिक क्रिया पूरी करने के लिए पानी की आवश्यक मात्रा ग्रहण करता है, यही होता है तराई काल। रासायनिक क्रियाएं उसमें होती रहती हैं तराई काल के समय 7-8 दिन। तो उस समय क्या होता है कि उसे पानी की आवश्यकता होती है और उसमें ऊष्मा निकलती है, तो यही होता है हमारा तराई काल। और तराई की अवधि वायुमंडलीय दशा जैसे सीधी धूप, वायु, वर्षा आदि पर भी निर्भर करती है। देखो तराई काल के नॉर्मल अवधि है स्थिर मौसम में 7 से 10 दिन, 7, 8, 10, 9 दिन जो भी करना हो कर लो। और अगर यहाँ पे वायु, मतलब वायु, धूप और वर्षा आदि पर भी निर्भर करती, नमी वाली वायु चल रही है कहीं, आर्द्रता जिसमें ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा निकल रही है, वर्षा हो रही है, तो फिर तराई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वर्षा होने पर कंक्रीट की तराई स्वयं हो जाती है, परंतु कंक्रीट तब तक सेट हो जानी चाहिए। देखो कंक्रीट सेट हो जाए तब बरसात हो तो कोई बात नहीं, अगर कंक्रीट सेट नहीं हुई, वर्षा हो गई, तो आपका मसाला और ये सब जानते हैं क्या होगा, बह जाएगा सब। ठीक है, तो हमारा सामान्य परिस्थितियों में 7 से 10 दिन की तराई पर्याप्त होती है, परंतु गर्म मौसम में यह अवधि 14 से 21 दिन हो जाती है। देखिए अगर आप मई जून में करवाएंगे तो फिर 14 से 21 दिन आपको तराई करनी पड़ेगी। और हमारे पास क्या, क्षैतिज सतहों पर पानी भरकर अथवा गीली रेत से फैलाकर कंक्रीट की तराई की जाती है। जो क्षैतिज सतह है उस पर तो बहुत आसानी से अपना बांध दिया, रेत रेत डाल के पानी भर दिया, भरा रहा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऊर्ध्वाधर सतहों पर गीले टाट लपेट कर डालकर तराई की जाती है। जैसे जो ऊर्ध्वाधर कॉलम है हमारे, उसकी तराई कैसे करेंगे, तो उस पर हम टाट वगैरह लपेट देते हैं और उस पर पानी डाल देते हैं, जिससे कि टाट गीला बना रहता है, उसी से पानी नीचे ऊपरी सतह पर रुका रहता है टाट के माध्यम से। तो इसीलिए हम टाट का प्रयोग करते हैं और टाट पर समय समय पर पानी छिड़क कर उसे गीला रखा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा कंक्रीट की तराई। और फिर क्या है, पूर्व निर्मित कंक्रीट अवयवों के लिए भाप द्वारा तराई की जाती है, इसमें समय कम लगता है। देखिए पूर्व निर्मित जो होती है कंक्रीट, इस
तो उसकी तराई जो हम करेंगे भाप द्वारा करेंगे और इसमें समय कम लगता है। आजकल कंक्रीट सतह पर जल सहयौगिकों का लेप करके अथवा जल सह कागज या पॉलीथीन की शीट डालकर तथा कंक्रीट पिंड का पानी का वाष्पीकरण रोककर कंक्रीट की तराई की जाती है। इसे झिल्ली तराई कहते हैं। देखो, मेम्ब्रेन क्यूरिंग अगर कोई पूछते तो क्या है, जल संयोगिक कागज या पॉलीथीन स्ट्रक्चर पर लपेट दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि पानी का वाष्पीकरण स्ट्रक्चर से हो नहीं पाएगा, तो आराम से वही अपना तराई बनी रहती है, पानी डालने की ज़्यादा आवश्यकता ही नहीं। अब देखिए, विशेष स्थितियों में कंक्रीट कार्य करना है ना, विशेष स्थितियों में कंक्रीट कार्य करना, कंक्रीटिंग इन स्पेशल सिचुएशंस। तो पहली सिचुएशन देखते हैं, ठीक है। पहली सिचुएशन, क्योंकि बहुत सारे दो गर्मी में, सर्दी में और पानी में, तो इस तरीके की स्थितियां बनती हैं। तो नंबर 1 पे हम पानी के नीचे कंक्रीट कार्य करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए। समुद्री निर्माण कार्यों, गोदियों, नदियों के पुलों की गहरी नींवों तथा जलमग्न भूमि पर निर्माण करते समय पानी के अंदर कंक्रीट बिछाना आवश्यक हो जाता है। देखो, पानी के अंदर कंक्रीट बिछाना तो आवश्यक है जब भी हम वहाँ पर कोई कार्य करेंगे। नींव, गहरी नींव, पुल की नींव, गोदियाँ, गोदियाँ नदियों के जो हो रहती हैं ना हमारे आसपास, वहाँ पे पुल उल बनाने रहेंगे, तो वहाँ पर नींव का निर्माण करना ये आवश्यक है। सबसे पहले नींव, नहीं तो कुछ नहीं। तो फाउंडेशन तो होता है सतह पर और वहाँ भरा है पानी। तो इसके लिए क्या करेंगे, यदि पानी की गहराई कम है, ठीक है, पानी की गहराई कम है, तो निर्माण स्थल के चारों ओर काफर बांध, काफर डैम बनाकर जल रहित कर लिया जाता है। देखो, काफर डैम से क्या होता है कि उधर हम गहराई कम है, आराम से काफर डैम लगा दिया, पानी जा नहीं रहा, उसको सुखा लिया, फिर वहाँ पर अपना कंक्रीट कार्य कर लिया। अब परंतु जब ऐसा करना संभव ना हो, अब भैया गंगा नदी में बनाएंगे तो कैसे संभव हो जाएगा, तो ऊपर से ही कंक्रीट पानी की तली तक पहुंचाई जाती है। अब ऊपर से ही कंक्रीट तैयार कर लेंगे और नीचे पहुंचाएंगे। कंक्रीट को ऊंचाई से नहीं फेंकना चाहिए, ये तो बात सबको पता है, जग जाहिर है, ऊपर ज़्यादा 1.5 मीटर से ऊंचाई से फेंकना ही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से मिलावे का पृथक्कीकरण हो जाता है, सेग्रीगेशन, और सीमेंट पानी में घुल जाती है। कंक्रीट डालने का कार्य लगातार चलते रहना चाहिए जब तक पूरी कंक्रीट कंक्रीट ना पड़ जाए। देखो, जब भी हम ऐसी जगह पे कंक्रीटिंग कार्य करते हैं तो हमें एक कंक्रीट डालते ही रहना चाहिए, बराबर पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर ही लेना चाहिए। कंक्रीट पिंड में सलवटें नहीं पड़नी चाहिए, सलवटें इंग्लिश में कहते हैं सीम्स, सीम्स नहीं पड़नी चाहिए, और कंक्रीट कार्य लगातार करते रहना चाहिए। रोक देंगे तो सीमेंट बह जाएगी या घुल जाएगी सीमेंट पानी में। पानी के अंदर सामान्यतः सादा कंक्रीट की जाती है, सादा सीमेंट ही ये क्या है, पानी के अंदर सामान्यतः सादा कंक्रीट की जाती है और इसकी कुटाई नहीं की जाती। देखो, सादा ही कंक्रीट, हमें कोई विशेष प्रकार की कंक्रीट यूज करने की ज़रूरत नहीं है पानी के अंदर, लेकिन कुछ ग्रेड्स इसकी बढ़ जाएगी, और इसकी कुटाई नहीं की जाती, कुटाई भी नहीं करते हैं। समुद्री पानी में कंक्रीट M20 ग्रेड से कम नहीं होनी चाहिए। जब भी हम समुद्री पानी में कंक्रीट कार्य करेंगे तो वहाँ पर M20 ग्रेड से कम नहीं हो सकती, आप अधिक ले लीजिए या मिनिमम M20 ग्रेड यूज कर लीजिए। अगर आपको प्रबलित कंक्रीट RCC वर्ग करना है ना, कोई पूछ दे कि प्रबलित कंक्रीट RCC वर्ग अगर हमें करना है समुद्री इलाके में, तो हमें M30 ग्रेड यूज करनी चाहिए, है ना। M30 ग्रेड से कम सामर्थ्य की सीमेंट नहीं होनी चाहिए RCC वर्ग के लिए। अगर हमें सिर्फ कंक्रीट कार्य करना है तो इसके लिए हमें M30 होनी चाहिए। पानी के अंदर कंक्रीट में सीमेंट की मात्रा 10% है ना,
पानी के अंदर जब भी हम कंक्रीट का कार्य करेंगे तो उसमें सीमेंट की मात्रा 10% अधिक रखी जाती है, क्योंकि पानी में सीमेंट घुल जाती है, जिसकी क्षतिपूर्ति 10% सीमेंट मिलाने से हो जाती है। और सीमेंट अनुपात क्या रखना है हमें, सीमेंट रेशियो जो जल सीमेंट रेशियो, वाटर सीमेंट रेशियो जो भी हम रखेंगे तो 0.6 रखेंगे अगर हम वाटर इलाके में कंक्रीटिंग कार्य कर रहे हैं। कंक्रीट का स्लम्प, अब उसकी स्लम्प कितनी रखेंगे, स्लम्प हमारा 100 mm से कम नहीं होना चाहिए और 180 mm से अधिक नहीं होना चाहिए स्लम्प, ठीक। और यदि संभव हो तो पानी के अंदर साधा पूर्व ढालित अवयवों को ही वरीयता देनी चाहिए, है ना। प्रीकास्ट कंक्रीट स्ट्रक्चरों का ही उपयोग वहाँ पर कर लेना चाहिए, प्रीकास्ट पूर्व ढालित जो स्ट्रक्चर है उनका ही उपयोग कर लेना चाहिए पानी जहाँ तक संभव हो सके तो। अब पानी के अंदर कंक्रीट बिछाने की विधियाँ क्या हैं, देखो, ट्रेमी द्वारा, तली से खुलने वाले बक्सों द्वारा, और बोरों में कंक्रीट भरकर डालना, और ग्राउटिंग द्वारा। तो इन विधियों को विस्तार पूर्वक अगले चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि ट्रेमी क्या है, तली से खुलने वाले बक्से स्किप्स क्या कैसे यूज करते हैं, और इसके आगे जो सेकेंड दो और भी कंडीशंस बची हैं मुख्य, क्या है, गर्मियों में कंक्रीट कार्य करेंगे, सर्दियों में कंक्रीट कार्य करेंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, ये सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद।